ओके, चलिए आइए एफएम की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। हाँ ले आओ, ऊपर से ले आना। हाँ तो शुरुआत करिए फिर, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन जितना मर्जी क्यों ना डिस्कस करा हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो हमने कोई करा नहीं। ठीक है, तो क्लास के शुरू में एक टारगेट तय कर लेते हैं। मतलब जो मैं सोच कर आया हूं, एक तो मुझे क्वेश्चन नंबर 3 करवा के देना है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन सोच रखे हैं मैंने, ये हो जाएंगे आज की डेट में 5, 15। मतलब ये क्वेश्चंस इसी सीक्वेंस में मैंने आपको करवा के देने, इसलिए सीक्वेंस भी मैंने तय कर दी है 3, 7, 9, 5 एंड 15। अगर हम ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो इसके बाद क्या होगा, हम लोग आपके पेपर के पैटर्न को भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारा आज का टारगेट होगा एक तरीके से। तो चलिए आइए फिर शुरू करते हैं। पेज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3। पेज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, पेज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3। A well-established company is considering purchase of one of following two companies. कंपनी के नाम क्या है? X and Y। भाई ऐसा है, फाइनेंशियल वर्ल्ड में ये तो होता ही है, कंपनियां खरीदी जा रही हैं, बेची जा रही हैं। हम लोग हर रोज शेयर्स खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। खरीदने और बेचने के बेसिस तो तय करने ही होंगे। मैं कोई कंपनी का शेयर खरीदूं तो क्यों खरीदूं, नहीं खरीदूं तो क्यों ना खरीदूं, एक्स का शेयर क्यों खरीदूं, वाई का क्यों ना खरीदूं। इन सवालों के जवाब फंडामेंटल बेसिस पर कैसे पता करे जाते हैं, इसी की पढ़ाई को फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है ना। कंपनी एक्स और कंपनी वाई दोनों कहती है हमारी सेल 30 लाख रुपए, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कंपनी एक्स की कम है, कंपनी वाई की ज्यादा है। कंट्रीब्यूशन आपको गिवन है, फिक्स कॉस्ट माइनस हुआ और आ गया ईबीआईटी। यहां तक बात सही है। नेक्स्ट पेज पर आइए। रिक्वायर्ड नंबर 1, prepare income statement of both the companies assuming that the sales increases by 20%. Okay. Number 2, calculate the degree of operating leverage. Number 3, which company should be purchased. ठीक है, लिखेगा। नंबर 1 की हेडिंग डालेगा प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट। पर्टिकुलर्स कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई। हमने कंपनी एक्स और कंपनी वाई दोनों की इनकम स्टेटमेंट बनानी।
एट प्रेजेंट यानी प्रेजेंट सिचुएशन, पर प्रोपोज यानी क्या? आप बता सकते हैं प्रोपोज यानी क्या? क्वेश्चन पढ़ के बताइए। हाँ, प्रोपोज यानी अगर सेल 20% बढ़ जाए तो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ बोथ द कंपनीज assuming that sales increases by 20%. So it represents proposed situation. सेल्स, कंपनी एक्स की प्रेजेंट सेल्स बताएं 30 लाख रुपए, कंपनी वाई की प्रेजेंट सेल्स बताएं 30 लाख रुपए। दोनों की सेल अगर 20% बढ़ जाए तो दोनों की सेल कितनी हो जाएगी? 36 लाख। ठीक बात है। तो किसी ने कहा कि जी जो मर्जी कंपनी खरीद लो, एक्स खरीदो या वाई खरीदो, सेल तो दोनों की 36 लाख ही होनी। इस पर हमारा जवाब क्या है कि सेल के बेसिस पर फैसले नहीं लिया करते, फैसले लिए जाते हैं प्रॉफिट के बेसिस पर। इसलिए सेल मत देखा करो, प्रॉफिट देखा करो। तो ठीक है, प्रॉफिट तक पहुंचते हैं। हां, क्वेश्चन पढ़िए, बताइए कंपनी एक्स की प्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 10,50,000। अगर सेल 20% बढ़ा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी 20% बढ़ जाना चाहिए, 12,60,000। कंपनी वाई प्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट 19,50,000, 20% इंक्रीज करके बताइए 23,40,000। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते ही कंट्रीब्यूशन पता चलेगा। कंपनी एक्स प्रेजेंट 19,50,000, प्रोपोज्ड 23,40,000, कंपनी वाई प्रेजेंट नो 10,50,000, प्रोपोज्ड 12,60,000, 12,60,000। मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था ना कंट्रीब्यूशन भी डिस्कस करना है। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करके ना अगले क्वेश्चन पर आने से पहले कंट्रीब्यूशन पर डिस्कशन कर लेंगे, पर क्वेश्चन के बीच में डिस्कशन करना ठीक नहीं रहेगा। आइए इसमें से हम माइनस करें फिक्स्ड कॉस्ट। कंपनी एक्स फिक्स कॉस्ट कितना है? 16,50,000 and it should remain 16,50,000. कंपनी वाई फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 7,80,000 and it should remain 7,80,000. कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो ईबीआईटी पता चलेगा ना। बताओगे कंपनी एक्स का प्रेजेंट ईबीआईटी कितना है? 3 लाख। कितना हो जाएगा? 6,90,000। कंपनी वाई प्रेजेंट ईबीआईटी 2,70,000। कितना हो जाएगा? 4,80,000। तो एक काम करेंगे, अब आप मुझे इंक्रीज इन ईबीआईटी बताएंगे।
ईबीआईटी पहले 3 लाख था, अब अगर वो 6,90,000 हो जाएगा, इसका मतलब वो कितना इंक्रीज हो जाएगा? 3,90,000। जो ईबीआईटी पहले 2,70,000 हो जाएगा, अब अगर वो 4,80,000 हो जाएगा तो कितना इंक्रीज हो जाएगा? 2,10,000। फिर तो आप मुझे परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीआईटी भी बता सकते हैं। जो पहले 3 लाख था, अब 3,90,000 बढ़ गया, क्या 130% बढ़ गया है? जो पहले 2,70,000 था, वो 2,10,000 बढ़ गया है, कितने परसेंटेज बढ़ गया? 77.78%। आप कहते हैं सेल तो दोनों कंपनियों की बढ़ी है 20%, लेकिन प्रॉफिट एक्स का बढ़ा है 130% और वाई का बढ़ा है 77.78%। अब आप बताइए कौन सी कंपनी शेयर खरीदने में आप इंटरेस्टेड हैं? क्यों? रीजन? क्योंकि इसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा। क्योंकि इसमें प्रॉफिट कितना ज्यादा बढ़ रहा है। बात आपकी सही, लेकिन आप भूलिए मत कि ये एग्जाम्पल मैनिपुलेटेड है। वो तो आपसे एग्जाम्पल बढ़ी हुई सेल का पूछ लिया गया, कल को यही एग्जाम्पल हम घटी हुई सेल का पूछ लेते तो क्या आप जानते हैं कि अगर एक्स की सेल 20% घटती तो उसका प्रॉफिट 130% घट जाता, तब आपको बुरा भी लग सकता था। फिर आप कौन सी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते? भाई ये क्या बात हुई, हालात बदले, आपका फैसला ही बदल गया, है कि नहीं? इस पर आपका जवाब यही होगा, जी हालात के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं, बदले हुए हालातों में बदले हुए फैसले लिए जाते। ऐसा तो होता ही है ना भाई। इंडिविजुअल परसेप्शन बहुत बड़ी चीज होती है। मेरी सोच मेरे फैसलों को निर्धारित करेगी। खैर, आइए क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन के फर्स्ट रिक्वायरमेंट को तो आपने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट, कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। ठीक है, आप एक काम करेगा, लिखेगा DOL इज इक्वल टू फार्मूला परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो आइए कैलकुलेट करें पहले कंपनी एक्स के लिए। EBIT का चेंज है 130%, सेल्स का चेंज है 20%, आंसर आ गया 6.5। अगर सेल में चेंज होता 1% तो EBIT में चेंज होता 6.5%। तो इसका मतलब कंपनी वाई ने कहा कि मेरे लिए भी फैसला सुनाए। 77.78% डिवाइडेड बाय 20%, 3.89। ओके, 3.89, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली। कुछ मत लिखिए इसके साथ, परसेंटेज रेशियो कुछ नहीं, बस 3.89, ठीक है ना। मेरे ख्याल से ये सब कुछ हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, पर आपको याद होगा मैंने आपको ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करने का एक दूसरा फार्मूला भी बताया था। हाँ, लिखेगा अल्टरनेटिव मेथड ऑफ कंप्यूटिंग DOL, अल्टरनेटिव मेथड ऑफ कंप्यूटिंग DOL।
क्या फॉर्मूला वैसे मैंने आपको बताया था? एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन, यही फॉर्मूला था ना, एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग EBIT। आपने इसको कैसे याद रखा हुआ है? बिफोर फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय आफ्टर फिक्स्ड कॉस्ट। पहले आप कंपनी एक्स के लिए सॉल्व करें। एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन ये रहा 19,50,000 रुपए। एग्जिस्टिंग EBIT 3 लाख रुपए। डिवाइड करके कितना आ गया? 6.5। कंपनी वाई एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन 10,50,000। एग्जिस्टिंग EBIT 2,70,000। आंसर 3.89। 3.89। हमने ये पिछली क्लास में डिस्कस नहीं करा था ना? मैंने आपको कहा था कि आप इसको याद कर लें। याद तो आपने कर ही लिया। मैं आपको बताना चाहूंगा, असल में ये जो सेकंड फार्मूला है, ये इस फर्स्ट फार्मूले को डिराइव करके ही यहां तक पहुंचा जाता। अगर मैं फर्स्ट फार्मूले को आगे डिराइव करता चला जाऊं तो सेकंड फार्मूला अपने आप ही आ जाता है। सवाल अब सिर्फ ये है कि क्या ये आपके सिलेबस में है कि सेकंड फार्मूले से डिराइव, फर्स्ट फार्मूले से डिराइव करके सेकंड फार्मूले तक पहुंचा कैसे जाता है? जवाब है कि ये आपके सिलेबस में कहीं नहीं है। ये किसी भी FM की बुक में नहीं लिखा गया है कि सेकंड फार्मूला पहले फार्मूले से कैसे निकल कर आया। पर मेरे पास इसका जवाब है जरूर, और आप सब लोग इसका जवाब जानना भी चाहें। जानने के लिए आपको मैथमेटिक्स की एक नॉलेज होनी चाहिए। आप लोगों ने वो पढ़ा मैथमेटिक्स में लिमिट का कंसेप्ट? लिमिट का कंसेप्ट मालूम है? जिसमें वो लिखा होता है, डेल्टा लिखा होता है, डेल्टा याद है आप लोगों को? होता ना लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो आंसर है, यहां से यहां पहुंचने के लिए मैथमेटिकल टेक्निक और फार्मूले यूज करे जाएंगे। ज्यादातर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑथर्स ये मानते हैं कि जी ये क्या बात हुई, हम स्टूडेंट को, FM के स्टूडेंट को लिमिट का कंसेप्ट क्यों पढ़ाएं? माना दूसरे फार्मूले का डेरिवेशन पहले फार्मूले से निकला, लेकिन डेरिवेशन पढ़ाने का मतलब क्या ये बात गलत नहीं है कि स्टूडेंट को हम कोई दूसरी स्टडी में लेके जाना चाहते हैं? अगर किसी को लिमिट का कंसेप्ट नहीं मालूम, वो डेल्टा शब्द का मतलब नहीं जानता है, तो क्या उसको भी हम जबरदस्ती ये बात पढ़ाना चाहें? इसलिए तय ये हुआ कि ज्यादातर बुक्स में 90% किताबें जितनी बनी है वो ये बताते ही नहीं कि सेकंड फार्मूला पहले फार्मूले से कैसे निकल कर आया। एग्जाम में पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये FM का पेपर है, ये मैथ्स का पेपर थोड़ी है। तो हम आपसे पूछ ही नहीं सकते कि ये फार्मूले का डेरिवेशन यहां से वहां कैसे गया। तो मैं काम करते, हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ते रहते। इसकी जब आखिरी क्लास होगी, इस चैप्टर की जब आखिरी क्लास होगी, तो मैं आप लोगों से पूछ लूंगा भाई कि क्या आप इस डेरिवेशन में इंटरेस्टेड है कि यहां से वहां पहुंचे कैसे? तो जब आप उस समय का एनर्जी लेवल देख लेंगे, है ना? मैं अभी आपको जबरदस्ती वो बात नहीं बताना चाहता हूं जो ज्यादातर किताबों में नहीं बताई गई है, जिसका आपके एग्जाम से, आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन फिर भी मतलब जब ये चैप्टर खत्म हो रहा होगा, फैसला तब ले लेंगे। अभी मैं कौन सा कर रहा हूं कि आप फैसला ले लीजिए। खैर चलिए, दोनों फार्मूलों से आंसर सेम आता है, ये तो तय। अब आप आइएगा पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 की तरफ आइए। चलिए, सवाल क्या है? कौन सी कंपनी के शेयर्स खरीदने में आप इंटरेस्टेड हैं? लेकिन आप फिर एक्स की बात कर रहे हैं।
आप कहिए, अगर मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में सब अच्छा होगा, फेवरेबल बातें होंगी, कंपनी की सेल बढ़ा करेगी, अगर ये मेरा परसेप्शन है, तो मुझे एक्स जैसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है उसकी सेल तो 20% बढ़ेगी, प्रॉफिट 130% बढ़ेगा। दूसरे शब्दों में अगर सेल 1% बढ़ेगी तो प्रॉफिट 6.5% बढ़ेगा। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला साल मंदी का दौर है, रिसेशन का पीरियड आने वाला है, बुरा पीरियड आने वाला है, तो मैं ऐसी सिचुएशन में अपने आप को थोड़ा सेफ करके चलूंगा। तो मैं सोचूंगा अगर वाई का शेयर खरीदा जाए तो माना बहुत अच्छे दिन नहीं आएंगे, लेकिन फिर बहुत बुरे दिन भी नहीं आएंगे। यानी मैं अपने आप को थोड़ा सेफ कर रहा हूं ना बहुत ज्यादा अच्छे दिन मुझे चाहिए, ना बहुत ज्यादा बुरे दिन चाहिए। ये मेरी सेफ पॉलिसी हो जाएगी। जो आदमी रिस्क लेगा, आप जानते हो उसके साथ दो ही काम हो सकते हैं, या आर या पार, दो काम हो सकते हैं। अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा हो जाएगा और बुरा हुआ तो बहुत बुरा हो जाएगा। और जो आदमी रिस्क नहीं लेता, बड़ा सेफ चलता है, उसके साथ ना बहुत अच्छा होता है और ना उसके साथ बहुत बुरा होता है। क्या ये बात सही? मैं ना इस फिलॉसफी के थ्रू आपसे एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं। इन्वेस्टमेंट जिस आदमी ने सही टाइम पर करी, उसके बाद में वारे न्यारे हो जाते हैं। मैंने ऐसा कई बार देखा, पर्सनल एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूं। ये मैंने कई लोगों की जुबान से सुना है, इसलिए मुझे बुरा भी लगता है। वो ये कहते हैं कि देखो जी ऐसा है, आज से 50-60 साल पहले जब जमीन बड़े सस्ते दाम पर मिल रही थी, हमारे बाप दादा ने अगर उस समय सही फैसला लिया होता और दिल्ली की उन इलाकों में जगह खरीदी होती जहां कोड़ियों के दाम मिल रही थी, मतलब 1000-2000 की रेंज में आलीशान कोठी थी, उस टाइम उनसे 1000-2000 अरेंज हुए नहीं। आज हम वही छोटे से मकान में रहते। मतलब ऐसे लोग जब मैं सुनता हूं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अपने बाप दादा को कोसना बहुत आसान काम, भले मन ही मन सोचते हो, ओपनली ये बात ना कहते, पर शायद अब आप ये तो कर ही सकते कि आप अपने बेटे और अपने पोते को आप ये मौका नहीं देंगे कि वो आपको अपने मन में गाली बके, है ना? चलो मान भी लिया जाए कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन बाप दादा से सही नहीं हुआ, पर आपकी बारी है, आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ठीक कर लीजिएगा। अपने बच्चों को, अपने पोतों को यह मौका मत दीजिएगा कि वो कभी आपको गाली दे, है कि नहीं? इस बात का ध्यान रखना चाहिए ना। इसलिए यह बात सही है, जिन लोगों ने उस जमाने में कोड़ियों के दाम पर जमीनें खरीदी, आज वो करोड़पति और अरबपति हो गए। यह बात साबित करती है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर टाइमली लिया जाए तो लॉन्ग टर्म में फायदा होता ही है ना। जिन लोगों ने रिलायंस के शेयर 70 के दशक में 10-10 रुपए के खरीदे, आज वो सब 1000-1000 रुपए के शेयर के मालिक। 10 का खरीदा और 1000 का हो गया, कितना अच्छा खासा रिटर्न हो गया। पर टाइमली इन्वेस्टमेंट डिसीजन उन्होंने लिया ना। और जो आदमी सोचता रह गया, बैठा रह गया, बस ऐसे ही फैसला नहीं लेता जी, मैं बड़े सारे लोग हैं बस सोचते रहते हैं, फैसले नहीं लेते, वो फिर बाद में पछताते। इन्वेस्टमेंट करने के लिए कभी कभी बेवकूफ बन के इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, बाद में उसके अच्छे खासे फायदे होते, ठीक है ना। खैर, जो मैं कहना चाहता था मैंने कह दिया है, पता नहीं बात आपको कितनी लगी कितनी नहीं लगी। खैर, पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़े। सवाल यह है कौन सी कंपनी का शेयर खरीदा जाए। तो हमने कहा जी ये तो आपके अपने सोचने पर निर्भर करता है। अगर आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है तो एक्स जैसी कंपनी का शेयर बहुत अच्छा है, और अगर आप सेफ पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहते हैं तो फिर वाई जैसी कंपनी का शेयर अच्छा है। लिखिए, राइट डाउन। इन केस ऑफ कंपनी एक्स, in case of company X,
DOL is 6.5, which means that 1% increase in sales, 1% increase in sales will produce 6.5% increase in EBIT. 1% increase in sales will produce 6.5% increase in EBIT. Full stop. Hence, it is recommended to purchase the shares. It is recommended to purchase the shares of company X. It is recommended to purchase the shares of company X if future favorable situation is anticipated. Future favorable situation is anticipated in context of achievement of sales. In context of achievement of sales. मेरे ख्याल से बात हम सही कह रहे हैं और सही ढंग से कह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर सिचुएशन फेवरेबल है, कंपनियों की सेल बढ़ेगी, अगला साल बहुत अच्छा बीतेगा, या हर रोज हर रोज फाइनेंशियल कंसल्टेंट कहता है कि अगला साल कैसा होगा, देखिए साहब बहुत बड़ा अच्छा टाइम आने वाला। और कई बार लोग कहते हैं कि अरे भैया ऐसा है, यूएसए में मार्केट पिट गई, मंदी का दौर आने वाला है। तो इसका मतलब यह है कि आपका इंडिविजुअल परसेप्शन ये तय करेगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी किस डायरेक्शन में जानी चाहिए। अगले पैराग्राफ में लिखिएगा, इन केस ऑफ कंपनी वाई, DOL is 3.89, which means that 1% decrease in sales, 1% decrease in sales will produce only 3.89% decrease in EBIT. अब हमने ओनली क्यों कह दिया? वो एक्स के कंपैरिजन में कह दिया। एक्स होता तो 6.5% गिरा देता, ये तो सिर्फ 3.89% गिरा रहा है हमको, तो इसलिए ओनली शब्द कहकर हम कोई गलती तो नहीं कर रहे ना। तो आगे लिखेगा, therefore it is recommended to purchase the shares of company Y. It is recommended to purchase the shares of company Y if future unfavorable situation is anticipated in context of achievement of sales. क्वेश्चन का आंसर हुआ, बड़ी बात, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने निकाला ना, एक सिचुएशन को हमने समझा। खैर जो भी है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो अगले क्वेश्चन पर आने से पहले, जैसा कि मैं कह रहा था
अब मुझे कंट्रीब्यूशन शब्द के बारे में भी कुछ बातचीत कर लेनी चाहिए। तो सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया जाए तो उसे कंट्रीब्यूशन कहते हैं। सही बात तो यह है कि जो स्टूडेंट खाली इतनी सी बात समझ लेता है ना, वो देर सवेर बड़े फायदे में रहता। प्रॉब्लम कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन के साथ यह है कि इसकी कोई हद नहीं होती। जितना मर्जी कंसेप्ट समझने की कोशिश करो, लगता है कि मैं और समझ सकता हूं और समझ सकता हूं। खैर चलिए फिर भी कोशिश करते हैं। देखिए, मैं काम करता हूं, अपना ही एग्जाम्पल लेता हूं, यानी हम जो कोचिंग क्लासेस का काम करते हैं इसी का एग्जाम्पल लें। हमारे यहां बड़ी सारी क्लासेस पढ़ाई जाती है। क्लास नंबर 1, 2, 3, 4, टोटल हमारे यहां 25 तरीके की क्लासेस पढ़ाई जाती है। उसमें से कॉस्ट एफएम की हमारी बस एक ही क्लास है। ओके, तो हमने कॉस्ट एफएम की क्लास से पूछा, हमारी कंपनी ने कॉस्ट एफएम की क्लास से पूछा कि हमने आपसे प्रॉफिट कितना कमाया। हमने कहा देखिए ऐसा है, हमने आपसे जो कलेक्शन अचीव करी, चलो उसको सेल्स कह लेते, और जो वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा हुआ सो वेरिएबल कॉस्ट हुआ। डिफरेंस क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन। क्या ये बात सही है? वेरिएबल कॉस्ट जाने क्या, हमने क्या एक एक स्टूडेंट को कॉस्ट एफएम की बुक दी है? क्या ये एक एक कॉस्ट एक एक स्टूडेंट के साथ आइडेंटिफाई किया जा सकता? जितने स्टूडेंट्स उतनी बुक्स, कम स्टूडेंट्स कम बुक्स, ज्यादा स्टूडेंट्स ज्यादा बुक्स। ये जो स्टूडेंट्स को बुक्स दी जाती हैं, क्या ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट कहा जा सकता है? हो सकता है और भी कुछ ऐसे हमारे खर्चे हों जो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ आइडेंटिफाई कर सके। अच्छा, जब कॉस्ट एफएम की क्लास का कंट्रीब्यूशन आ गया तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव है, आइए प्रॉफिट पता करते। प्रॉफिट पता करने के लिए मुझे फिक्स कॉस्ट भी माइनस करना पड़ेगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट मुझे कॉस्ट एफएम की क्लास का मालूम ही नहीं, पता ही नहीं। हमारा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होता है, पर वो तो पूरे बिजनेस का कंबाइंड है, उसमें कॉस्ट एफएम का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा मुझे पता ही नहीं। हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल टोटल आता है, कॉस्ट एफएम का इलेक्ट्रिसिटी बिल पता ही नहीं। बड़े सारे खर्चे, ज्यादातर खर्चे, इस पर मेरा जवाब जी पता ही नहीं। पता क्या है फिर? वेरिएबल कॉस्ट पता है जी। पता क्या है? कंट्रीब्यूशन पता। फिक्स कॉस्ट पता ही नहीं, प्रॉफिट पता ही नहीं। पता क्या है फिर? कंट्रीब्यूशन। तो 25 तरीके की क्लासेस पढ़ाई गई। हर एक ने कहा हमें हमारा कंट्रीब्यूशन पता है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, सारे अपना कंट्रीब्यूशन बताओ और आओ सारे कंट्रीब्यूशन ऐड कर दे। इसको क्या नाम दे? टोटल कंट्रीब्यूशन। अच्छा, अगर पूरे बिजनेस का टोटल कंट्रीब्यूशन पता चल जाए, इसमें से पूरा बिजनेस अगर अपनी फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दे, तो क्या पूरा बिजनेस अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकता है? सीधा सा सवाल है। यस, प्रॉफिट बिजनेस का तो कैलकुलेट किया जा सकता है, पर प्रॉफिट मैं एक एक क्लास का कैलकुलेट नहीं कर सकता। क्या ये बात सही? क्लास नंबर 1 से मैंने पूछा ये क्या है, शब्दों को ध्यान से सुनेगा। क्लास नंबर 1 से मैंने पूछा ये क्या है, उसने कहा कंपनी के प्रॉफिट में मेरा कंट्रीब्यूशन। अंग्रेजी में कंट्रीब्यूशन का मतलब सहयोग होता है ना। कंपनी के प्रॉफिट में ये मेरी तरफ से किया गया सहयोग है। क्लास नंबर 2 से हमने पूछा ये क्या है, कंपनी के प्रॉफिट में हमारा सहयोग। इसका मतलब आप क्या पढ़ रहे हैं? कंट्रीब्यूशन। यानी ओवरऑल प्रॉफिट में एक एक डिपार्टमेंट का, एक एक प्रोडक्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है। क्या ये बात सही? हम लोग कई बार एक घर में जो 2-3 भाई हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं भाई साहब कितना कंट्रीब्यूट करोगे,
किस काम के लिए? घर का खर्चा तो चलाना। तो क्या कंट्रीब्यूशन शब्द इस्तेमाल होता है कि नहीं होता? मैं भी वही कंट्रीब्यूशन शब्द इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूं। जब आप अपनी सेल में से अपना वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके अपना कंट्रीब्यूशन बताते, तो असल में कंट्रीब्यूशन करता क्या है? ये आपका सहयोग मान लिया जाता है कंपनी के प्रॉफिट। बस यही इसका एक्सप्लेनेशन है। पर जैसा मैंने कहा, ज्यादा सुखी वो स्टूडेंट है जो सिर्फ ये सोचता है कंट्रीब्यूशन यानी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, है ना, बिना किसी टेंशन के। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। टोटल प्रॉफिट में से जो कंट्रीब्यूशन है उसे वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके आ गया, तो फिक्स कॉस्ट को भी तो सारे एक साथ ही करेंगे। कैसे करे? वही तो हम पूछ रहे हैं आपसे। बिजली का बिल बांटे कैसे? एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बांटे कैसे? अभी अपने दिमाग पे इतना तनाव मत डालो, है ना, छोड़ो अभी इस बात को। कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है। अभी तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने। द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर XYZ लिमिटेड। सेल्स 2 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट उसका 30% 60,000, कंट्रीब्यूशन 1,40,000 रुपए, फिक्स कॉस्ट 1 लाख रुपए, EBIT 40,000, इंटरेस्ट 8,000 माइनस हुआ, EBT आ गया 32,000। रिक्वायर्ड नंबर 1, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, by what percentage will the taxable income increase if EBIT increases by 6%? Number 2, using the concept of financial leverage, by what percentage will EBIT increase if there is 10% increase in sales? Number 3, using the concept of combined leverage, by what percentage will the taxable income increase if sale increases by 6%? Also verify the result. Number 1, using the concept of financial leverage, आप लिखिएगा DFL is equal to, आपने फाइनेंशियल लिवरेज के 2 फॉर्मूले पढ़ रखे, एक तो ओरिजिनल और दूसरा अल्टरनेटिव। आप मुझे अल्टरनेटिव फार्मूला बताइए। अल्टरनेटिव फार्मूला existing EBIT divided by existing EBT। existing टर्म लिखना जरूरी नहीं है, वो इंप्लाइड है। इंटरेस्ट से पहले डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट के बाद। एग्जिस्टिंग EBIT है 40,000, एग्जिस्टिंग EBT है 32,000। आंसर आप बताएंगे। 1.25। स्टूडेंट्स को अल्टरनेटिव फार्मूला ज्यादा पसंद क्यों है? ऑब्वियस रीजन, आसानी से आ जाता है। इसमें खाली एग्जिस्टिंग कॉलम पर ही अगर मैं ध्यान दूं तो ही आंसर आ जाता है। ओरिजिनल फार्मूला तो खतरनाक है, उसको तो चाहिए चेंज इन EBIT, वो तो चेंज की कैलकुलेशन करवाता है। हम तो चेंज की कैलकुलेशन के चक्कर में जाना नहीं चाहते, उसमें तो टाइम बहुत लगता है, इसलिए ये फार्मूला बहुत चलता है। खैर आंसर क्या है? 1.25। पर सवाल क्या हो रहा है, जवाब क्या है आपका? एक बार फिर से पढ़िए। यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, बाय व्हाट परसेंटेज विल द टैक्सेबल इनकम इंक्रीज if EBIT increases by 6%? इसके नीचे लिखिएगा also। अब आप बताइए फाइनेंशियल लिवरेज का ओरिजिनल फार्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन EBT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT।
देखो जी, दोनों फार्मूले होते तो एक ही है, सेकंड फार्मूला पहले फार्मूले से ही डिराइव करा जाता है। अब वो मैंने कहा है कि लास्ट क्लास में सोचेंगे तो लास्ट क्लास में सोचेंगे। देखिए, अगर मैं ओरिजिनल फार्मूला भी लगाता तो भी ये तय है कि मेरा आंसर 1.25 ही आता। तो अब मानिए आंसर 1.25 आ गया, तो 1.25 का मतलब क्या हुआ? अगर EBIT में 1% बदलाव आ जाए तो EBT में 1.25% बदलाव आ जाएगा। क्या ये इसका मतलब ठीक है कि नहीं? अगर EBIT में 1% चेंज आ जाए तो EBT में 1.25% चेंज आ जाएगा। Using the concept of financial leverage, by what percentage will the taxable income increase if EBIT increases by 6%? तो अगर EBIT 6% इंक्रीज कर जाता है तो बताइए EBT कितने परसेंटेज इंक्रीज करेगा? क्या ये बात सही? ये जो EBT है, अर्निंग्स बिफोर टैक्स, क्या मैं इसको टैक्सेबल इनकम कह सकता हूं? टैक्सेबल इनकम वो इनकम होती है जिसपे टैक्स लगता है, और टैक्स से पहले वाली इनकम पे टैक्स लगता है। तो मेरे ख्याल से सवाल का जवाब हो गया। अब ये लिखा कैसे जाए? लिखना ही तो समस्या है असल में। यहां तक आपने लिख लिया, अब आप लिखिएगा DFL of 1.25 as computed above implies that implies that 1% change in EBIT, 1% change in EBIT will produce 1.25% change in EBT। ठीक है ना? Hence, comma, if sales increases by, if EBIT increases by 6%, comma, EBT will get increased by 7.5%। 7.5% ब्रैकेट में लिखिएगा 1.25 मल्टीप्लाइड विद 6। ठीक है ना? असल में क्या है कि स्टूडेंट को आंसर आ तो जाता है, मैथमेटिकली वो बातों को समझ लेता है, उसे आंसर लिखना नहीं आता। ये जो मैं आपको जिस तरीके से, जो मैं लिटरेचर पर मैं बहुत जोर देता हूं, अगर आप ऐसे आंसर लिखोगे तो ये पेपर चेक करने वाले को मजबूर करने वाली बात हो गई कि भाई साहब 5 नंबर के पूरे 5 नंबर मिलने चाहिए मेरे को। हमारी समस्या ये है, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को थ्योरेटिकल बना देते हैं। हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन का वो आंसर देते जो स्टूडेंट को थ्योरेटिकल क्वेश्चन पर आंसर मिलने चाहिए। 5 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाए तो कहते ना स्टूडेंट जो मर्जी लिख ले, क्या ले लेगा? 3 नंबर ले लेगा जैसे था, और क्या और अच्छा ले, चलो ठीक है, चलो 3.5 ले लो, और क्या अब और क्या जान लोगे क्या? लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी 3.5 मिले तो क्या ये आप अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन को थ्योरेटिकल बनाने की कोशिश नहीं कर रहे? और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको आंसर आता तो है,
पर आप ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिसे पेपर चेक करने वाला बुरा मानता है, और वो आपको वही नंबर देता है जो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में वैसे ही मिल जाते हैं। तो आप अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन को थ्योरेटिकल मत बनाएं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को प्रैक्टिकल रहने दें। 5 नंबर के क्वेश्चन में 5 नंबर मिलने चाहिए, बेकार की गलतियों के कारण उसे 3.5 नंबर में कन्वर्ट मत करें। क्या ये बात सही है? खैर, इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया। लास्ट में क्वेश्चन ने कहा क्या वेरिफिकेशन करके बताइए, साबित करें कि आपका आंसर सही है। मतलब क्या साबित करें? यही साबित करें कि अगर EBIT में 6.5% इंक्रीज होता है तो EBT में 7.5% इंक्रीज होता है। इस बात को साबित करें। चलो साबित कर देते। आप ये बताइएगा कितना EBIT आपके पास पहले से है? कितना EBIT पहले से है? 40,000। आप उसमें 6% इंक्रीज कर दीजिए, कितना हो गया? मतलब 42,400 हो गया। ठीक है, इसमें से आप माइनस करिए इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट है? 8,000 रुपए। इंटरेस्ट माइनस करके डिफरेंस कितना आ गया? 34,400। इसके सामने क्या लिखें? EBT। फिर आप माइनस करिएगा एग्जिस्टिंग EBT। क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग EBT कितना दे रखा? 32,000। डिफरेंस बताएं। 2,400 के सामने क्या लिखा जाए? इंक्रीज इन EBT। फिर नीचे लिखेगा परसेंटेज इंक्रीज इन EBT। आपका EBT इंक्रीज हो गया 2,400 रुपए, पहले से था 32,000 रुपए। आपका EBT पहले कितना था? 32,000। अब वो 34,400 हो गया, यानी वो 2,400 बढ़ गया। बताओ EBT कितने परसेंटेज बढ़ गया? 7.5%। हम क्या देखते हैं, आपका EBIT 6% क्या बढ़ा कि आपका EBT 7.5% बढ़ गया। ये बात तो आपने वेरीफाई कर दी, हालांकि आप पहले ही बता चुके थे कि अगर EBIT में 6% इंक्रीज होगा तो EBT में 7.5% इंक्रीज हो जाएगा। मेरे ख्याल से हमने बात को पता भी लगाया और बात को हमने वेरीफाई भी किया। ठीक है ना? अब आप आइए इस क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट कहता है ऑपरेटिंग लिवरेज के बेसिस पर कमेंट दे। तो आइए पहले ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करें। हाँ, तो आपने लिखा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। इनफैक्ट आप लिख रहे हैं एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग EBIT। या आप लिख रहे हैं फिक्स कॉस्ट से पहले डिवाइडेड बाय फिक्स कॉस्ट के बाद। हाँ जी, EBIT कितना है? सॉरी, कंट्रीब्यूशन कितना है? 1,40,000। 3.5।
तो आपने ऑपरेटिंग लीवरेज मुझे बताया 3.5। अब आप ऑपरेटिंग लीवरेज का ओरिजिनल फार्मूला लिखें। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है ना? अगर सेल्स में चेंज हो जाए 1%, तो ईबीआईटी में चेंज होगा 3.5%। ठीक है ना? तो आइए हम इस बात को लिख लेते हैं। DOL ऑफ 3.5 as computed above, implies that 1% change in sales, 1% change in sales will produce 3.5% change in EBIT, will produce 3.5% change in EBIT। ठीक है? सवाल है, हम सेल बढ़ाना चाहते हैं 10%, तो बताओ EBIT कितने परसेंटेज बढ़ जाएगा? 35। सिंपल, 35%। तो लिखेगा हेंस इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 10%, if sales increases by 10%, comma, the EBIT will get increased by 35%। 35% के ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे? 3.5 मल्टीप्लाइड विथ 10। आइए साबित करते हैं। क्या साबित करना है? अगर सेल बढ़ जाए 10% तो EBIT बढ़ जाएगा 35%। क्वेश्चन में पुरानी सेल दे रखी है 2 लाख रुपए, बढ़ाइए 10%। आपने बताया 2,20,000, तो आपने क्या करा? सेल्स को 10% आपने इंक्रीज किया। वैसे पुराना वेरिएबल कॉस्ट कितना दे रखा है? 60,000। तो वेरिएबल कॉस्ट भी 10% इंक्रीज हो जाना चाहिए, 66,000 हो जाना चाहिए। आप मुझे डिफरेंस बताएं। 1,54,000 क्या है? कंट्रीब्यूशन। इसमें से आप फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करें। कितनी फिक्स्ड कॉस्ट है? 1 लाख। 1 लाख माइनस करके डिफरेंस कितना आ गया? 54,000 क्या है? EBIT। ठीक है, ये EBIT है। आप इसमें से माइनस करें एग्जिस्टिंग EBIT। $40,000 डिफरेंस 14,000। क्या है 14,000? इंक्रीज इन EBIT। EBIT 14,000 बढ़ गया, पर हम तो जानना चाहते हैं EBIT कितने परसेंटेज बढ़ गया। तो लास्ट में क्या लिखा जाए?
परसेंटेज इंक्रीज इन EBIT। EBIT बढ़ गया 14,000, EBIT पहले से है 40,000। बताइए EBIT कितने परसेंटेज बढ़ गया? 35%। तो बात साबित हुई, अगर सेल बढ़ जाए 10% तो EBIT बढ़ जाएगा 35%। और इसके पीछे कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? ऑपरेटिंग लीवरेज ऑफ 3.5। ठीक बात है ना? थर्ड पॉइंट, लिखेगा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ कंबाइंड लिवरेज। तो लिखेगा DOL इज इक्वल टू DCL इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। कंट्रीब्यूशन जाने फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट से पहले, EBT जाने फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट के बाद। ठीक है, कंट्रीब्यूशन है 1,40,000, EBT है 32,000। आपने बताया 4.375। अब आप कंबाइंड लिवरेज का ओरिजिनल फार्मूला लिखें। परसेंटेज चेंज इन EBT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। परसेंटेज चेंज इन EBT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है ना? फिर लिखें DCL ऑफ 4.375, DCL of 4.375 as computed above implies that 1% change in sales, 1% change in sales will produce 4.375% change in EBT। ठीक है ना? Hence, if sales increases by 6%, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, if sales increases by 6%, comma, EBT will get increased by EBT will get increased by 26.25%। 26.25% के ब्रैकेट्स में लिखेगा 4.375 मल्टीप्लाइड विद 6। वेरिफिकेशन, पुरानी सेल 2 लाख रुपए, उसे 6% बढ़ा दें, 2,12,000। पुरानी वेरिएबल कॉस्ट 60,000 रुपए, उसे भी 6% बढ़ा दें, कंट्रीब्यूशन का अमाउंट बताएं, 1,48,400। फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट बताएं,
1 लाख। दिस इज EBIT। इंटरेस्ट कितना माइनस करना? 8,000। This is 40,400. This is EBT minus existing EBT. डिफरेंस 8,400 क्या है? इंक्रीज इन EBT। दिस इज इंक्रीज इन EBT। हम जानना चाहते हैं परसेंटेज इंक्रीज इन EBT। तो EBT बढ़ गया है 8,400 रुपए। EBT पहले से है 32,000 रुपए। कितना परसेंटेज आ गया? 26.25%। ठीक बात है, बात एकदम कंक्लूड करी हमने। प्रेजेंटेशन बड़े सही ढंग से दिया जाना जरूरी है। चलिए, ये आज का हमने दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। हम जो अगला क्वेश्चन करेंगे वो हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 9। मैंने आपको क्वेश्चन की सीक्वेंस पहले ही बता दी थी। क्वेश्चन नंबर 9, आइए पढ़ना शुरू करते। ए फर्म हैज सेल्स ऑफ रुपीज 10 लाख, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ रुपीज 7 लाख, फिक्स कॉस्ट ऑफ रुपीज 2 lakh, debt of rupees 5 lakh at 10% rate of interest. What are operating, financial and combined leverages? If the firm wants to double its EBIT, how much of rise in sales would be needed on percentage basis? देखिए, आपने मुझसे लीवरेजेस अगर पूछे हैं तो फिर आपको इनकम स्टेटमेंट बता देनी चाहिए थी। क्या पिछले क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट नहीं बनी हुई थी? तो हमने आसानी से लीवरेजेस कैलकुलेट कर लिए। अब बिना इनकम स्टेटमेंट के हम लीवरेजेस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? पहली इंफॉर्मेशन लिखेगा सेल्स, जो कि आपको गिवन है 10 lakhs, माइनस करिएगा वेरिएबल कॉस्ट। कितना वेरिएबल कॉस्ट गिवन है? 7 lakhs। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते ही डिफरेंस आ गया 3 lakhs। 3 lakhs के सामने क्या लिखेंगे? कंट्रीब्यूशन। इसमें से माइनस करिएगा फिक्स्ड कॉस्ट। कितना फिक्स कॉस्ट? 2 लाख माइनस करके डिफरेंस आ गया 1 लाख रुपए। इस 1 लाख को क्या कहा जाए? EBIT। इसमें से क्या माइनस किया जाए? इंटरेस्ट। वैसे आपकी कंपनी में डेब्ट कैपिटल कितना है? 5 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। 5 लाख 10%, कितना हो गया? 50,000। डिफरेंस भी 50,000 ही आ गया। ये है EBT। आप यहां के रुक क्यों गए? आपने इनकम स्टेटमेंट आगे क्यों नहीं बनाई? टैक्स का रेट ही नहीं है। हम तो आगे बढ़ना चाहते, क्वेश्चन हमको आगे बढ़ाना नहीं चाहता। हां, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्या कैलकुलेट करना है? लेवरेजेस। ठीक है, तो आइए लेवरेजेस कैलकुलेट करना शुरू करते हैं।
पहला लीवरेज कैलकुलेट करेगा DOL, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन 3 लाख रुपए, EBIT 1 लाख रुपए। आंसर क्या है? 3। दूसरा लेवरेज का नाम फाइनेंशियल लेवरेज, फार्मूला EBIT डिवाइडेड बाय EBT। 1 लाख divided by 50,000, the answer is 2। तीसरे लीवरेज का नाम DCL, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। कंट्रीब्यूशन बताइए 3 लाख, EBT बताइए 50,000, आंसर बताइए 6। वैसे अगर आप चाहते तो DCL दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते थे ना, DOL मल्टीप्लाइड विद DFL। ऑपरेटिंग लेवरेज इज 3, फाइनेंशियल लेवरेज इज 2, मल्टीप्लीकेशन इज 6। तो भी ये आंसर आता। आगे क्वेश्चन पढ़े। इफ द फर्म, आगे क्वेश्चन पड़ेगा, इफ द फर्म wants to double its EBIT, how much rise in sales would be needed on percentage basis? कौन से लीवरेज से मदद मांगी जाए? क्योंकि वो कहते हैं कि हम सेल्स और EBIT के बीच में आपसे रिलेशनशिप समझना चाहते हैं, तो कौन सा लीवरेज हमारी मदद करेगा? तो आप लिखिएगा DOL इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है ना। ऑलरेडी ऑपरेटिंग लीवरेज कितना कैलकुलेट किया गया है? तो आप लिखिएगा DOL ऑफ 3, DOL ऑफ 3 as computed above implies that 1% change in sales will produce 1% change in sales will produce 3% change in EBIT। एक बार फिर से, 1% change in sales will produce 3% change in EBIT। सवाल को ध्यान से पढ़िए, अगर आप इसको पकड़ने में कामयाब हो जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। हाँ, आप क्या कह रहे? सेल में 1% चेंज और EBIT में 3% चेंज, ये तो आपने कंक्लूड कर लिया। वो कहते हैं कि हम EBIT को डबल करना चाहते हैं। किसी को डबल करने के लिए क्या करा जाए? अगर मैं किसी को 100% इंक्रीज कर दूं तो क्या उससे वो डबल हो जाएगा? अगर आपकी जेब में पहले से 2,000 रुपए पड़े और 2,000 आ जाए तो 2,000 4,000 रुपए डबल हो गए, यानी 2,000 पे 2,000 और 100% इंक्रीज होना चाहिए। वो कहते हैं हम EBIT को डबल करना चाहते हैं, यानी EBIT में हम 100% इंक्रीज चाहते हैं। तो बताइए सेल में कितने परसेंटेज इंक्रीज होना चाहिए? सीधी सी बात है,
इधर 1 तो इधर 3, इधर 100 तो इधर 1/3 मल्टीप्लाइड विद 100, कितना आपने बताया? क्या ये बात हमें समझ में आ रही? खैर, आपने अभी क्या लिखा है? DOL of 3 as computed above implies that 1% change in sales will produce 3% change in EBIT. आप आगे लिखेगा, in the given case the intention is to increase. In the given case, the intention is to increase EBIT by 100%. By 100%. Full stop. For this purpose, comma, the sales must get increased by 33 and 1/3%. 33 1/3% मैंने कैसे निकाला? 1/3 मल्टीप्लाइड विद 100. क्या ये बात सही? तो सवाल मुझसे ये पूछा गया है सैटेलाइट सेंटर से कि जी ये 200% होना चाहिए, आप 100% कह रहे हैं, ये 200% होना चाहिए। अगर किसी को डबल करना हो तो जी उसको 200% कहा जाता है। मैंने कब मना किया? डबल करने का मतलब 200% ही होता है। पर अगर मेरी जेब में 100 रुपए पहले पड़े हो, मैं 100 के 200 करना चाहता हूं, तो क्या मैं 200 और ऐड कर दूं उसके ऊपर? फिर तो 300 नहीं हो जाएंगे। 100 के 200 बनाने के लिए क्या करें? 100 में 100 और ऐड कर देते हैं, तो 200 हो गए ना। अगर वो ये कहते हैं कि मुझे EBIT ट्रिपल करना है, 100 का 300 करना है, 1000 का 3000 करना है, इसका मतलब ट्रिपल करने के लिए 200% इंक्रीज होना चाहिए, डबल करने के लिए 100% इंक्रीज होना चाहिए, ट्रिपल करने के लिए 200% इंक्रीज होना चाहिए, है कि नहीं? मत भूलिए आपके पास कुछ रुपए पहले से बड़े हुए, पहले आपकी सिचुएशन जीरो की थोड़ी है कि नहीं? तो मेरे ख्याल से पोजीशन क्लियर है। डबल करने के लिए 100% इंक्रीज होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में वेरिफिकेशन पूछा है क्या? लेकिन हम तो देंगे वेरिफिकेशन। और क्वेश्चन के नहीं पूछने से क्या होता है, हम तो देंगे वेरिफिकेशन। लिखिएगा वेरिफिकेशन, मतलब अगर क्वेश्चन पूछ लेता तो वेरिफिकेशन हम कैसे देते? आप ऐसे सोच लीजिए। लिखिएगा सेल्स, पुरानी सेल आपको कितनी गिवन है? क्वेश्चन पढ़िए, 10 लाख। आप इसे इंक्रीज करिए 33 and 1/3%। कितनी होगी? 13,33,333। पुरानी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 7 लाख। वेरिएबल कॉस्ट भी इतने ही परसेंटेज इंक्रीज हो जानी चाहिए, और इतने परसेंटेज इंक्रीज होके कितनी हो जाएगी? दोबारा से बताइए। इज दैट? आई थिंक 9,33,333। पुरानी वेरिएबल कॉस्ट 7 लाख है, अगर उसे भी इतने परसेंटेज बढ़ा दिया जाए तो ये नई वेरिएबल कॉस्ट हो जानी चाहिए। कंट्रीब्यूशन 4 लाख रुपए, फिक्स्ड कॉस्ट 1
2 लाख रुपए, EBIT 2 लाख रुपए, ये है EBIT। इसमें से माइनस करें एग्जिस्टिंग EBIT। बताइएगा एग्जिस्टिंग EBIT कितना दे रखा है? 1 लाख। डिफरेंस कितना आ गया? 1 लाख रुपए। ये जो 1 लाख का डिफरेंस आया है, इसके सामने लिखेगा इंक्रीज इन EBIT। यस, सेल का इंक्रीज 33 and 1/3%, पर EBIT का इंक्रीज 100%। क्या ये बात सही है? जो EBIT पहले 1 लाख थी वो 2 लाख हो गई है, यानी वो डबल हो गई। क्या ये बात सही है? तो आप इसको नीचे लिखेगा, हेंस इट इज वेरीफाइड दैट, हेंस इट इज वेरीफाइड दैट the EBIT has doubled, hence it is verified that the EBIT has doubled due to the reason of increase in sales, due to the reason of increase in sales by 33 and 1/3%। नहीं, वेरिफिकेशन मैंने अपनी मर्जी से दिया है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो वेरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं। प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 5। मुझे मालूम है कुछ स्टूडेंट आपस में असल में कुछ डिस्कशन करते हैं क्लास में कि ये कंसेप्ट ऐसे ठीक था कि वैसे ठीक था, है ना? ऐसा होता ना, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि आप कोई और बात आपस में कर रहे हो। सिर्फ कंसेप्चुअल रिलेटेड बात ही कर सकते हो आप, पर वो ठीक नहीं। देखो, क्लास में तो बोलने का हक मेरा है, मतलब मैंने पैसे लिए इस बात के कि मैं बोलूंगा। आप मुझसे मेरा हक नहीं छीन सकते, और आपने पैसे दिए इस बात के कि आप सुनेंगे, तो आप अपने आप से भी अपना हक मत छीनिए, ठीक है ना? जब आप फिल्म देख रहे होते तब आप बिल्कुल नहीं बोल रहे होते, उल्टा पड़ोसी बोलता भी है तो आप उसको चुप कर, मैं फिल्म देख रहा हूं, ऐसा होता ना? हालांकि आप कह सकते हो जी मेरे इस लॉजिक में दम नहीं है, फिल्म होती है, उसमें एंटरटेनमेंट होता, यहां काहे का एंटरटेनमेंट? वही बात सुन सुन के लिख लिख के कॉमा और फुल स्टॉप के साथ तो बोर हो जाने वाली बात है ना? पहली बार देखा जी क्लास में कॉमा और फुल स्टॉप भी लिखाया जाता, वो भी इस लेवल पर मुझे मालूम है मैं नहीं लिखाऊंगा तो आप लिखोगे ही नहीं, और मुझे आपका लिटरेचर ठीक करना है, वो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती? देखिए ऐसा है, ये सारी बातें लिखाकर फायदा मेरा ही होता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप मेरा ही रिजल्ट अच्छा लेकर आओगे, उससे मुझे और बड़े सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे, मेरी इनकम बढ़ेगी। आपका रिजल्ट अच्छा लाकर मेरा अपना ही फायदा होना है, तो मैं ऐसा काम क्यों ना करूं भला, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 5, द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इज एज फॉलोज। लायबिलिटी का टोटल 2 लाख रुपए, एसेट्स का टोटल 2 लाख रुपए। The company's total asset turnover ratio is 3. Fixed cost are rupees 1 lakh. Variable cost ratio is 40%. Income tax rate is 50%. Calculate for the company the different types of leverages given that the face value of the share is rupees 10.
रेशो का नाम क्या है वैसे? टोटल एसेट टर्नओवर रेशो। फार्मूला तो आप जानते होंगे इसका। एक बार मुझे आराम से बताना क्या है। हाँ, टोटल एसेट्स, आगे बताइए, अपॉन सेल्स। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुझे बताया जा रहा है, मैं क्लियरली बता दूं। टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय सेल्स। चल नेट सेल्स है, वो कोई बड़ी बात नहीं यार, क्या गलती निकाली कि सेल्स नहीं थी, नेट सेल्स होनी चाहिए थी। मतलब ये ठीक है, ये मैंने कहा नहीं है, ये आपने मुझे बताया और मैंने लिखा है। ये आपने ठीक कहा, ठीक ही होगा जी, हम क्यों डाउट करें। तो आप सुन लीजिए, असल में ये इसका फार्मूला सही नहीं है, इसका सही फार्मूला है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अब ज्यादातर सुन के हाँ जी हम यही सोच रहे थे, बस वो जुबान पर आते आते रह गया साहब, है ना। हमने सोचा जब एक फार्मूला बोल दिया गया है तो हम क्यों अपनी टांग अड़ाएं। खैर, रेशो एनालिसिस की कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होने का ये सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि फार्मूला याद करे गए, पता नहीं कैसे फार्मूले बने गए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैसे लिख दिया गया, कुछ याद नहीं रहा। सुने सुने सुने, अगर कोई कंपनी कहती है कि हमारी टोटल एसेट टर्नओवर रेशो है 3, तो इसका मतलब बताइए। हाँ बताइए बताइए, आराम से बताइए। सेल्स, हाँ वाकई में एक्सप्लेनेशन तो यही है। ये और बात है कि आप इसको किस लेवल पर ले जाकर समझ सकते हैं। अगर इस कंपनी में 1 रुपए की एसेट लगी तो ये कंपनी 3 रुपए की सेल अचीव करने में कामयाब है। 1 रुपए की एसेट पर 3 रुपए की सेल। मान लीजिए आप बैंक के पास गए और आपने बैंक को कहा कि मुझे एसेट खरीदने के लिए लोन दीजिए। बैंक ने कहा क्यों, हम क्यों लोन दें आपको, आप साबित तो करिए कि आप लोन लेने लायक हैं। साबित करना पड़ता ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू साबित करना पड़ता ना। और आप ये भी बताना चाहोगे कि मेरी टोटल एसेट टर्नओवर रेशो 3 है। बैंक मैनेजर ने कहा क्या मतलब होता है इसका। आपने कहा जी मैं अपना बिजनेस इतना अच्छा करता हूं कि 1 रुपए की एसेट में लगा दूं ना तो 3 रुपए की सेल हो जाती है मेरे को। बैंक मैनेजर कहेगा तो फिर ये बात आप इतना खुशी से क्यों बता रहे, तो बुरी बात आपने बताई। आपकी टोटल एसेट टर्नओवर रेशो अगर 75 होती तो आप ही कहते कि 1 रुपए की एसेट और 75 रुपए की सेल। आप देखो, आप कहते आपको भी अच्छा लगता, हम सुनते हमें भी अच्छा लगता। अगर टोटल एसेट टर्नओवर रेशो होती 275, 1 रुपए की एसेट और 275 रुपए की सेल, देखा कितना अच्छा लग रहा है। आपने क्या कहा, 3 लो 3, 1 रुपए की एसेट और 3 रुपए की सेल, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ना। इसका मतलब ये रेशियो जितनी बड़ी होगी क्या ये उतनी फेवरेबल होगी। क्या ये बताने की कोशिश है कि हम अपनी एसेट को कितना अच्छा यूज करके सेल अचीव करने की कोशिश कर पा रहे हैं। सेल कैसे अचीव होती है भाई, एसेट को इस्तेमाल करके तो अचीव होती है। फिक्स एसेट एंड करंट एसेट, जिसका टोटल हो गया टोटल एसेट। तो आपकी टोटल एसेट कितना इफेक्टिवली यूज हो रही है, इसके लिए टोटल एसेट टर्नओवर बड़ी इंपॉर्टेंट रेशियो कंसीडर करी जाती है कि नहीं। है क्वेश्चन ने कहा है कि लिवरेजेस कैलकुलेट करिए, पर वो काम हम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हम इनकम स्टेटमेंट ना बना लें। इनकम स्टेटमेंट की शुरुआत करी जाती है सेल्स से, और सेल्स के ब्रैकेट में लिखेगा 3 मल्टीप्लाइड विद
टोटल एसेट्स। क्या जो मैंने ठीक लिखा? सेल्स कितना है? टोटल एसेट्स का 3 टाइम्स। टोटल एसेट कितनी है? 2 लाख रुपए। सेल कितनी है? 6 लाख। वैसे वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 40% ऑफ सेल्स। फिक्स कॉस्ट कितनी है वैसे बताएं? 1 लाख। ठीक है, फिक्स कॉस्ट आपने बताया 1 लाख रुपए। आइए इसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करें। वैसे आपकी कंपनी में डेट कैपिटल कितना? लायबिलिटी साइड पे लिखा होगा 80,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ठीक बात है। 10% ऑफ 80,000 रुपीज 8,000। डिफरेंस बताइए। 2,52,000। क्या है ये? ईबीटी। टैक्स का रेट कितना है वैसे? 50%। 1,26,000 रुपए। बाकी बचा 1,26,000 को मैं क्या कहूं? EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। और जो भी आफ्टर टैक्स इनकम है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जानी चाहिए। क्या आप क्वेश्चन पढ़कर मुझे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की जानकारी दे सकते हैं? भाई लायबिलिटी साइड पर लिखा तो है कि इक्विटी कैपिटल 60,000 रुपए का है, एक शेयर 10 रुपए का है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो गए 6,000। अकॉर्डिंगली आप मुझे ईपीएस भी बता सकते हैं। 1,26,000 को 6,000 शेयर से डिवाइड कर दें, ₹21। ₹21 ये आपने ईपीएस बता दिए। चलिए ठीक है, फिर हम लोग लीवरेजेस कैलकुलेट कर लेते हैं जैसा कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। DOL is equal to contribution divided by EBIT। तो कितना आप लिखना चाहेंगे? DOL 1.38 1.3846। ओके, 1.3846। EBIT divided by EBT, 2,60,000 divided by 2,52,000, 1.0317। DCL is equal to contribution divided by EBT, 3,60,000 divided by 2,52,000, 1.4285।
1.4285। या फिर अगर आप चाहते तो ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेज को मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। मल्टीप्लाई करके भी यही आता, 1.4285 भी आएगा। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं, 1.4284। हाँ चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, सेम आंसर है। चलिए ये सारी कैलकुलेशंस होगी ना, तो आखिर में एक नोट लिख लीजिए। वी आर गिवन दैट total asset turnover ratio is 3. Three times. Total asset turnover ratio is 3 times. Full stop. It means that the sales achieved by the company is 3 times of total assets. 3 times of total assets. Full stop. This ratio represents the effective or ineffective utilization of total assets. Effective or ineffective utilization of total assets for achievement of sales. Full stop. If this ratio is maintained at high level, it means that the assets are very effectively utilized. For achievement of huge amount of sales. ठीक बात है ना? फिर आप लिखिएगा हायर द रेशियो बेटर इट इज। ठीक है ना? हायर द रेशियो बेटर इट इज। ये रेशियो जितनी ज्यादा हाई लेवल पर मेंटेन होगी, हमारे लिए सिचुएशन उतनी ही फेवरेबल मानी जाएगी। क्या ये बात सही? क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करने के बाद अब आप आइएगा क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, XYZ लिमिटेड, 15 पेज नंबर 4 पर है। XYZ लिमिटेड हैड द फॉलोइंग बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2012। आप बताइएगा एसेट लायबिलिटी साइड का टोटल कितना है? 40 लाख, 40 लाख रुपए। एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन, फिक्स कॉस्ट पर एनम 8 lakhs, वेरिएबल कॉस्ट 80% ऑफ सेल्स, टोटल एसेट टर्नओवर 3, इनकम टैक्स रेट 50%, रिक्वायर्ड नंबर 1 अर्निंग पर शेयर, नंबर 2 ऑपरेटिंग लिवरेज,
नंबर 3 फाइनेंशियल लिवरेज, नंबर 4 कंबाइंड लिवरेज। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन का रिपीटिशन है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। असल में जो थोड़ा टाइम बचा है, मैं सोचता हूं एक दूसरे मैटर के बारे में आपसे बात करूं। हर क्लास में कोई ना कोई एक नया मैटर होता ही है जो मुझे डिस्कस करना होता है। देखिए, आपके सीए का जो एग्जाम है, लिसन प्लीज, ध्यान से सुनेगा इस बात को। जो क्वेश्चन नंबर 1 आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो एक कंपलसरी क्वेश्चन होगा और वो 20 मार्क्स का होगा। कंपलसरी क्वेश्चन होगा, 20 मार्क्स का होगा। असल में इस क्वेश्चन में पांच नंबर के 4 पार्ट पूछे जाएंगे। ये सारे के सारे प्रैक्टिकल होंगे। जो 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे वो कॉस्टिंग से पूछे जाएंगे और 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो एफएम से पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 बनाने का स्ट्रक्चर तय किया गया। कई बार ऐसा देखा गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में 4 नहीं 5 पार्ट आते हैं, पर फिर स्टूडेंट को कहा जाता है कि आप इसमें से कोई 4 पार्ट करिए, तो फिर वो एक पार्ट चॉइस में हो जाता है। लेकिन इस चक्कर में पेपर की बैलेंसिंग बिगड़ जाती है। मतलब शुरू में इंटेंशन ये रहा गया कि कॉस्टिंग का पेपर 50 का रखेंगे, एफएम का पेपर 50 का रखेंगे। तो जब हम 5 पार्ट बनाते हैं तो क्या होता है कि उसमें से 3 पार्ट चलो कॉस्टिंग के बन गए, 2 एफएम के बन गए। अगर स्टूडेंट कॉस्टिंग के 3 पार्ट करता है, एफएम का 1 पार्ट करता है, तो फिर बैलेंसिंग बिगड़ जाती। तो इसके पीछे आप जानते हो कि फिर वो सर्कमस्टांसेस हमारे कंट्रोल में तो है नहीं। अगर आप 2 कॉस्टिंग 2 एफएम के पिक करो तो बैलेंसिंग नहीं बिगड़ती। तो ये एक ऐसी बात है जिसको डिस्कस करके हमें कोई फायदा नहीं। और ऐसा कभी कभी होता है, ज्यादातर केसेस में 4 पार्ट होते हैं, चारों ही करने होते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। हर एक क्वेश्चन जो है वो 16 नंबर का पूछा जाता है। इस हिसाब से अगर आप मार्क्स का टोटल करोगे ना तो वो टोटल 100 मार्क्स नहीं आएंगे। अगर आप टोटल करोगे तो वो 116 आ जाएंगे। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको एक क्वेश्चन की चॉइस होगी। कोई एक क्वेश्चन आप इसमें से छोड़ सकते हैं। तो पेपर 100 नंबर का आता है, ये बताइए पेपर 100 नंबर का करना होता है ये कहिए। पेपर तो 116 नंबर का आता है, उसमें से कोई 100 नंबर का पेपर करिए। हालांकि चाहे तो स्टूडेंट ऐसा कर सकता है कि पूरे 116 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर सकता है और वो नोट लिख सकता है। इट इज कंपल्सरी टू चेक आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। प्लीज चेक एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस। आप भी रिप्लाई करो और क्या, पहले पे पहला। वो अगर हमें ये कह सकता है तो हम भी उसको कुछ कह सकते हैं, उससे कम है क्या? ऐसे ही होना चाहिए ना। चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा ये पूरी तरह प्रैक्टिकल होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, सारे के सारे क्वेश्चन 2, 3, 4 में प्रैक्टिकल ही होने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली होगा क्या, मोस्ट प्रोबेबली कह रहा हूं, ये कोई कंफर्म नहीं है कि हर एक क्वेश्चन के 2-2 पार्ट होंगे, 8-8 नंबर के। पर ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है, इंस्टीट्यूट जब चाहे मर्जी इस पैटर्न को बदल सकता है। एक क्वेश्चन 10 नंबर का, दूसरा 6 नंबर का भी डाला जा सकता है।
एक पूरा क्वेश्चन भी 16 नंबर का डाला जा सकता है। मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि जी 8 नंबर का क्वेश्चन ही पूछा जाना है, सच ऐसा कुछ फिक्स नहीं। पर यह तय है कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये पूरी तरह थ्योरेटिकल होगा, पूरी तरह थ्योरेटिकल होगा। होगा क्या कि इसमें 4 पार्ट पूछे जाएंगे, चारों 4-4 नंबर के होंगे, चारों थ्योरेटिकल होंगे, 2 इसमें से कॉस्टिक के होंगे और 2 इसमें से एफएम के होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 8 नंबर प्रैक्टिकल, 8 नंबर थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 6 8 नंबर प्रैक्टिकल और 8 नंबर थ्योरी। जो 8 नंबर थ्योरी के होंगे इसके भी वो 2-2 पार्ट बनाएंगे, 4-4 नंबर के 2 पार्ट और ये 4-4 नंबर के 2 पार्ट। आप जितने भी थ्योरी प्रिपेयर करें ये सोच के प्रिपेयर करिएगा कि जो भी थ्योरी का क्वेश्चन होगा वो 4 नंबर का ही होगा, 1 नंबर कम है, 1 नंबर ज्यादा। सारे थ्योरी के क्वेश्चन 4-4 नंबर। इसी हिसाब से आप प्रिपरेशन करिए कि 7 तक लाइनों में आपको उसका आंसर। कई बार स्टूडेंट कहता है इस बार ना एग्जाम में थ्योरी बहुत आई थी, 32 मार्क्स की थ्योरी आई थी इस बार पेपर में, 32 मार्क्स। उसका ये एनालिसिस एकदम गलत है। वो कहते 32 कैसे, देखो 16 जमा 8 जमा 8 32 नंबर की थ्योरी। तो 32 नंबर की थ्योरी करनी जरूरी थोड़ी थी। ये आपको किसने कहा कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 करना ही है अगर आप एक क्वेश्चन चॉइस में छोड़ते हैं? मतलब 32 नंबर की थ्योरी 116 में से है, 100 में से 32 नंबर की थ्योरी नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट नहीं करूंगा, ये उसकी मर्जी, फिर तो 16 नंबर यही कट गए। अब कितनी थ्योरी? 8 जमा 8 16 नंबर की थ्योरी। अगर कहते नहीं मैं क्वेश्चन नंबर 7 तो करूंगा लेकिन 5 और 6 में से कोई एक छोड़ूंगा, तो ये 16 जमा 8 फिर 24 नंबर की थ्योरी होगी। कोई कहे नहीं मैं 5वां भी करूंगा, 6वां भी करूंगा, 7वां भी करूंगा। हाँ तो आपका तो हक बनता है कहने का भाई, आप कहिए, दुनिया को कहिए, डिंडोरा पीट कर कहिए कि 32 नंबर की थ्योरी आई थी इस बार, मुझे अटेम्प्ट करनी पड़ गई। इसमें हम क्या कर सकते हैं फिर? तो थ्योरी का कवरेज कितना है ये आपके एग्जामिनेशन पैटर्न पे डिपेंड करता है भाई। ज्यादातर स्टूडेंट मैंने देखा है क्वेश्चन नंबर 6, 7 को छोड़ते हैं और वो अपनी प्रैक्टिकल कवरेज को ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। ये एग्जाम का पैटर्न आपके पास है, आपको या तो 8 नंबर के आंसर देने हैं या आपको 5 नंबर के आंसर देने हैं। ओके, याद रखिएगा। अब हम कब मिलेंगे? आज थर्सडे, अगले थर्सडे। थैंक यू।